डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम लोग इस लेसन में यानी कि आपका जो मैं ज्योग्राफी का लेसन चला रही थी, ठीक है, जो सब्जेक्ट में ज्योग्राफी को पढ़ा रही थी आप लोग को, तो उसका आज मैं तीसरा लेसन पढ़ाने वाली हूँ और तीसरे लेसन का ये फर्स्ट लेक्चर होगा। और इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि भारत में जो धरातली विभिन्नताएं हैं, जैसे कहीं हमें पर्वत, पठार या फिर हमें जैसे कि पहाड़, ये सब देखने को मिलते हैं ना, तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक पर्वत का क्षेत्र है, कहाँ किस राज्य में कैसा, ये सारी बातें, ठीक है। तो हम लोग इस सब के बारे में बता दें। और जो मैं आपको ये जो आपका मैं लेसन चला रही, उससे पहले ये यूपीएससी का ज्योग्राफी का लेसन जो मैं पढ़ा रही थी, आपका पार्ट 1, 2 ये सब कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो आज उसका मतलब तीसरा लेसन चलेगा और तीसरे लेसन का ये फर्स्ट लेक्चर होगा। और फर्स्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊँगी मैंने आपको वो भी बता दिया। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपका रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं अपलोड हो पा रहा है क्योंकि आप जानते हो कि मैं क्लास 12th में हूं, तो मैं अपना भी तैयारी कर रही हूं, तो इस वजह से वीडियो आपका रेगुलर नहीं अपलोड हो पा रहा है। तो दोस्तों 1-2 दिन के बाद करके वीडियो आपका ज़रूर आएगा, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज मैं आपको यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैप छपा हुआ है। तो भाई मैप में क्या मुझे आज समझने को मिलेगा, है ना, आप लोग सोचते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने मैप छापा है, आज मैं आपको ये तो देखिए भारत के धरातली विभिन्नताएं के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरा यहाँ जो मैंने मैप छापा है, मेरा मैप छापने का मकसद ये है कि मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगी कि कहाँ से कहाँ तक पठार का क्षेत्र मतलब विस्तृत है, तो मतलब पूर्वी एरिया में या उत्तरी एरिया में, ये सारी बातें। तो मैं आपको इसमें ये समझाऊंगी कि पठार इसमें से मैंने कौन सा चिन्ह पठार का लगाया है और कौन सा पर्वत का है, कौन सा मरुस्थल का है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको मैप के जरिए समझाएंगे ताकि मैप में आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो दोस्तों मेरा टॉपिक क्या है, आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पार्ट 3, यानी कि इससे पहले आप 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पे तीसरा चलने वाला है लेसन, और तीसरी लेसन का जो पार्ट का नाम है वो है भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है। तो आप लोग पढ़ने वाले हो भू आकृतिक प्रदेश। तो मैंने क्या कहा कि मैं आपको जो भारत में जो अलग अलग आपको धरातली विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, धरातली विभिन्नताएं कहें तो मतलब ये है कि जो आपको भारत का जो मैप है, मतलब भारत में आप कहीं देखते हो ना, कहीं पर्वत देखने को मिलते हैं, तो कहीं पठार देखने को मिलता है, तो कहीं मरुस्थल देखने को मिलता है। तो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि भारत में आपको जो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि जो मतलब कहें तो भारत में भूमि के जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग रूपों में विद्यमान है, पर्वत, पठार, मरुस्थल। तो इनको मैं आपको समझाने वाली हूँ। आपका लेसन ही यही है क्या कि भू आकृतिक प्रदेश, भू मतलब भूमि, यहाँ पे आकृति मतलब जो ईश्वरीय देन है उसके बारे में, और प्रदेश मतलब जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश ये हो गया, जैसे कि इसका स्थान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भू आकृतिक प्रदेश, जहाँ जहाँ के अलग अलग जो धरातल है, जो विभिन्नताएं हैं अलग अलग प्रदेशों में, उसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन है कि सामान्य परिचय में आपको बता रही हूँ, ठीक है। हम देखो कोई भी लेसन मैंने आपको पढ़ाया है तो सबसे पहले उसमें मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया है, यानी कि सामान्य परिचय, जिसे कि आपको मेरा देखो सामान्य परिचय पढ़ाने का मतलब ये होता है मेरा, मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में लिखोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको जैसे कि वहाँ पे कुछ पॉइंट्स डालना होता है ना, तो पॉइंट्स के माध्यम से लिखना होता है एग्ज़ाम में, ठीक है, पॉइंट डाल के। तो इस तरीके से आप पॉइंट को लिखने से पहले कुछ लाइन लिखना चाहते हो ना, मतलब कुछ लाइन लिखा जाता है कि जैसे कि मान लो अभी मैं कोई टॉपिक ले लूँ, जैसे कि मैं ले लूँ पर्वत के बारे में मुझे लिखना है, तो पर्वत के बारे में उसकी विशेषताएं, उसकी हानियाँ, उसके लाभ, इन सब के बारे में लिखने से पहले आप उसके बारे में कुछ वहाँ पे परिभाषा लिखोगे, ठीक है, उसको लेके कुछ लाइनें लिखोगे, तो वो लाइनें क्या होगी, वो एक सामान्य परिचय हो जाएगा, एक जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एग्जाम में लिखते हो जिसके ऊपर आप चर्चा करने वाले हो, सबसे पहले उसके बारे में कुछ 2 लाइनें तो लिखोगे ना, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट डाल के लिखोगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे लिखती हूँ, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, अभी तो मैं यहाँ पे इसे नहीं समझाऊंगी, सबसे पहले मैं इससे पहले थोड़ा सा बता दूँ आपको कि हम लोग जो धरातली विभिन्नताएं के बारे में पढ़ेंगे, उससे भू आकृतिक प्रदेश किन किन क्षेत्रों में बटा हुआ है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, वो सारी बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है कि भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है।
कहने का मतलब मेरा ये है कि भूवैज्ञानिक संरचना मतलब अगर भूमि की जो संरचनाएं हैं जो अलग अलग प्रदेशों में हमें कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मरुस्थल, ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलती है, तो ये कह रहा है कि भूवैज्ञानिक संरचना मतलब बनावट इसकी, भू मतलब जो भूमि की संरचना है, जो इसकी बनावट है, वो उसी के बारे में कह रहा है। और शैल समूह मतलब जो चट्टाने हैं, ठीक है। शैल समूह की भिन्नता मतलब अलग अलग, भिन्नता के आधार पर यही कह रहा है कि भूमि का मतलब भूवैज्ञानिक मतलब भूमि का जो अलग अलग क्या आपको संरचना व शैल समूह जो चट्टाने हैं उनके जो अलग अलग रूप आपको क्या मतलब अलग अलग भिन्नता के आधार पर उनको क्या किया गया है, उनको भारत को उसे अलग अलग मतलब 3 भूवैज्ञानिक खंडों में उसे बांट दिया गया है। किसको मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत का जो रूप है, जो आपको अलग अलग चीज़ें हर प्रदेशों में देखने को मिलती है, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मरुस्थल, तो उसकी बात कर रहा है कि भूवैज्ञानिक संरचना को यानी कि शैल समूह को क्या किया गया है, उसको भिन्नता के आधार पर मतलब अलग अलग भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। अब वो 3 भूखंड क्या है तो आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, जैसे कहीं आप देखते हो कि प्रायद्वीपीय खंड, क्या प्रायद्वीपीय खंड, कहीं आप देखोगे कि आपको प्रायद्वीपीय खंड देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हिमालय हो गया और अन्य उसकी पर्वतमालाएं हो गई, जैसे कि आप देखते हो ना कि हिमालय पर्वत होता है, फिर उसके बाद में छोटी छोटी पर्वतें भी आपको देखने को मिलती है ना, तो वो कह रहा है कि हिमालय और उसकी अन्य पर्वतमालाएं हो गई, ठीक है। और उसके बाद में सिंधु, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो भी आप देख सकते हो। तो ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके आधार पर मतलब यही 3 खंड के आधार पर भारत को मोटा मोटा समझो कि यहाँ पे 3 खंडों के आधार पर भारत को बांट दिया गया है भूवैज्ञानिक की दृष्टि से, ठीक है। तो ये कह रहा है, समझ गए आप। आगे चलते हैं। देखिए, किसी भी स्थान को आप जानते हो कि किसी भी स्थान को भूवैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का ये परिणाम होता है। अगर आप देखो, आप ये सोचते हो कि हमें भारत में ही ऐसे ऐसे स्थान देखने को मिलते हैं जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आप राजस्थान में जाते हो तो वहाँ आपको मरुस्थल ही मरुस्थल नज़र आता है, और जैसे कि आप कश्मीर में जाते हो तो आपको पर्वत ही पर्वत नज़र आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा यही बात है कि अलग अलग प्रदेशों में हमें अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं धरातल का। तो ऐसा क्यों? तो वही कह रहा है कि किसी भी स्थान की जो भूवैज्ञानिक संरचना होती है, उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का जो ये उसकी विकास की प्रक्रिया की अवस्था का परिणाम होता है कि वो किस कंडीशन में, कैसा वहाँ का जलवायु रहा, क्लाइमेट रहा, कि वहाँ पे ऐसे से अवस्था, ऐसे ऐसे धरातल का निर्माण हुआ। अब जैसे कि कहने का मतलब ये है, मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया है कि किसी भी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे अगर मान लो कि यूपी में बारिश हो रही है, मतलब लगातार, मतलब उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ पे जो यहाँ की जो मिट्टी होगी, जो धरातल होगा, अगर वो कटेगा, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल ले लो, अगर वो कट के उसकी जो मिट्टियाँ होंगी वो वहाँ से बह जाएंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो धरातल है तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं, कि हाँ अगर कहीं पर्वत था, वहाँ लगातार बारिश हुई, तो वहाँ की जो मिट्टियाँ थी, जो चट्टानें थी, वो कट के हट गई वहाँ से, फिर वहाँ पे क्या, वहाँ पे आपको पठार नज़र आने लगेगा, है ना। तो ये ऐसे धरातल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन कैसे परिवर्तन होता है कि वहाँ की जो जलवायु होती है, वहाँ के जो प्रक्रिया, जो संरचना, वहाँ पे जो भूवैज्ञानिक अवस्था होती है, वो अलग अलग कंडीशन में होती है। तो इस वजह से आपको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग धरातल देखने को मिलते हैं, कहीं पर्वत, कहीं पठार, तो कहीं मरुस्थल, ठीक है। आगे चले तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको, अब देखो मेन पॉइंट, आपका मेन पॉइंट ये है जो मैं यहाँ पे बनाई हूँ, यहाँ पे ये मैप जो मैंने छापा है, इसको समझाने का मकसद क्या है। अब हम इस टॉपिक को आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि भारत में धरातलीय जो विभिन्नताएं हैं, देखो अब मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे आप भारत में कहीं भी जाते हो, मैंने आपको भी बताया, जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाते हो तो आपको पर्वत देखने को मिलेगा। अगर आप राजस्थान में जाते हो, भारत के जो स्टेट राजस्थान है, वहाँ पे जाते हो तो आपको मरुस्थल ही देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि अलग अलग मतलब भारत के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्टेट में हमें अलग अलग धरातली देखने को मिलते हैं, मतलब हमें अलग अलग धरातल देखने को मिलते हैं, कहीं पर्वत, कहीं पठार, तो कहीं मरुस्थल। तो इसी की बात कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं,
क्या महत्वपूर्ण नहीं है? अगर देखो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं देखो कहीं पर्वत है, कहीं हिमालय पर्वत, आप देख सकते हो ना। तो वही कह रहा है कि भारत में जो धरातलीय विभिन्नताएं हैं वो बहुत ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे क्या कह रहा है कि जिनके आधार पर क्या होता है, जिनके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक अवस्थाओं में बांटा भी गया है। तो यहाँ पे बांटा जो गया है हम आपको वही समझाएंगे कि यहाँ पे मैंने उसी को यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एक बार फिर समझ लो कि भारत में जो धरातलीय विभिन्नताएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया कि भारत में जो धरातलीय विभिन्नताएं हैं, जो अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग स्थान धरातल देखने को मिलते हैं, तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है, कि भारत में जो भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद जिनके आधार पर भारत को मतलब निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में क्या किया गया है, बांटा भी गया है। तो अब बांटा किस में गया है, तो वही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो जैसे देखो पहला जो हो गया वो हो गया उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसी को छापा है कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। अब मैंने यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे ये जो मैंने दर्शाया है ये सब क्या है जानते हो, ये सब भारत के धरातल हैं जो कि इनमें भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाती है कैसे, तो यहाँ पे देखोगे जो राजस्थान है वहाँ पे आपको मरुस्थली मिलता है, फिर जम्मू कश्मीर में आपको पहाड़ी देखने को मिलता है, फिर ठीक है अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग रूप धरातल का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वही बात है, तो इसी ही मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे इसके धरातल को इसके भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग तरीक़ों से बांटा गया है, ठीक है। तो बांटा क्या गया है, अब जो यहाँ पे है जैसे कि मैं आपको बताऊँ, बांटा गया है कि निम्नलिखित बातों में बांटा गया है। अब क्या, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। अब ये उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो मैं आपको वो बता दूं। तो यही सब बात मैंने यहाँ पे नोट किया है। अब यहाँ पे जो मैंने नंबर यहाँ पे देखिए लिखा है नंबर 1, तो यहाँ पे इससे पहले आप यहाँ ये समझ लो, जो ऐसे करके यहाँ पे मैंने ये किया है, ये क्या है जानते हो, ये करके मैंने यहाँ पे दर्शाया है ये वाला जो चिन्ह है, इस चिन्ह से मैंने ये चिन्ह देखो, ये मैंने यहाँ इतना एरिया में जो जम्मू कश्मीर का एरिया है मैंने यहाँ पे दर्शाया है, और यही चिन्ह मैंने ठीक यहाँ पे क्या, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम का जो क्षेत्र हो गया, यहाँ तक मैंने दर्शाया है। और नंबर 1 यहाँ पे भी लिखा है, नंबर 1 यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। तो इस वाले चिन्ह को आप ध्यान में रखना कि यही चिन्ह मैंने यहाँ पे दर्शाया है और यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। आप मैंने इसको इसलिए दर्शाया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बता रही हूँ कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र आप कह सकते हो, चाहे आप हिमालय बोलो, ठीक है, हिमालय। तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाए कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ देखो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश का हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो स्टेट आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चिन्ह के माध्यम से मैंने यहाँ दर्शाया है और यहाँ पे, तो यहाँ पे ये समझना। अब एक बात और समझो कि मैंने तो यहाँ बोल दिया कि उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश मिजोरम तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है, आप मैप में तब समझ पाओगे ना कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया कि उत्तर उत्तर पूर्वी हिमालय, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप पहले दिशा समझ लो। ये जानते हो कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, एरिया है, इस वाले डायरेक्शन को, इस दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर। मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। ये तो उत्तर का दिशा हो गया। और नीचे आप जानते हो कि नीचे कौन सा वो होता है, दक्षिण, जो दिशाएं होती हैं, ये दक्षिण का दिशा हो गया। अब इधर जो गुजरात साइड का है, आप जानते हो कि इधर पश्चिम का, इसे क्या कहते हैं, इसे पश्चिम दिशा बोलते हैं। और जो इस साइड का असम का हो गया, अरुणाचल प्रदेश का, इसको बोलते हैं पूर्वी दिशा, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझना है। अब इसमें आप पहले दिशा को समझो, क्योंकि अगर आप दिशा नहीं समझ पाओगे तो आप ये भी नहीं बता सकते कि जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय है, जो हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक फैली है, किस दिशा से किस दिशा तक फैली हुई है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय, तो मैंने कैसे कहा, आप भी से समझ जाओगे, आप भी बता ले जाओगे, बस एक बार मैप में समझ लो। बस कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये उत्तर हो गया,
उत्तर दिशा हो गया। तो मैंने क्या कहा कि उत्तर, यहाँ देखो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्षेत्र किधर, समझो कि जहाँ पे जो ये फैला हुआ है ये वाला हिमालय उत्तर हो गया, और उत्तर से पूर्वी, तो भाई ये पूर्वी दिशा है और ये उत्तर दिशा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हिमालय है वो मतलब जो उत्तरी हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आप जानते हो जब आपको ये पता रहेगा पहले से कि जो दिशाएं हैं उत्तर, ये तो उत्तर दिशा हो गई और ये पूरा पूर्वी दिशा हो गई, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय तक क्या है, जो हिमालय है वो फैला हुआ है ना। ऐसे तो आप बोल सकते हो, लेकिन तब बता पाओगे जब आप दिशाओं को पकड़ पाओगे। तो यहाँ पे दिशा हमेशा याद रखना कि मैप में हमेशा दिशाएं ऐसी देखी जाती है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, ये तो पहला, देखो ये तो पहला था जिसमें क्या है, हिमालय बटा हुआ है, जिसमें धरातल के जो विभिन्न रूप हैं उनके रूप इसको बांटा गया है, ऐसे कि उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय। अब जो दूसरा है वो क्या है, दूसरा है कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान। देखो यहाँ समझ गए कि उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये थोड़ा सा क्षेत्र हो गया और इधर थोड़ा सा क्षेत्र हो गया और ये हो गया। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी जो हिमालय है वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, फैली हुई हैं। तो मैंने इस चिन्ह के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया है कि उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय भारत के मैप में आप देखो ऐसे ही पकड़ना कि उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और यहाँ पे जो त्रिपुरा मिजोरम है यहाँ तक, ठीक है। इसमें एक बात याद रखना, इसमें असम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मैंने असम को दर्शाया भी नहीं है ब्लैक मार्कर से, मैंने यहाँ पे ब्लू किया है। तो ये जो है ना, ये किस में आएगा मैं आपको वो बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान। अगर आपसे कहा जाए कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहाँ पे है, ठीक है, अगर आपको मैप में दर्शाना हो तो आपको मैप में आप ऐसे दर्शाओगे। देखो अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ से ले किया, आप ध्यान से देखो, यहाँ से ले करके मतलब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से लेकर के मतलब हरियाणा से लेकर के, यहाँ से हरियाणा से लेकर के, और आपका जो असम का है क्षेत्र, असम का ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जो असम का क्षेत्र है यहाँ तक क्या है, यहाँ तक आपका फैला है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। देखो ये जो पूरा पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। मैं इधर लिख देती हूँ, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। विशाल मीन्स मतलब बड़ा, मतलब कि देख सकते हो ना कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे देखो हरियाणा राज्य हो सकता है, और इसमें उत्तर प्रदेश भी आ गया, झारखंड, ये सारे जो स्टेट है इसके अंतर्गत आ गए हैं। देखो बिहार भी आ गया है और पश्चिम बंगाल भी आ गया है। तो यहाँ पे देखो हरियाणा से लेकर के हिमाचल प्रदेश से लेकर के ये सब कुछ यहाँ पे जो स्टेट है इसके अंतर्गत आते हुए असम तक, यानी कि हरियाणा से स्टार्ट होता है और पूरा असम राज्य तक क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो ये हरियाणा से लेकर के असम तक में विस्तृत है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको कैसे पकड़ा, तो क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे जो विशाल मैदान है ये किस दिशा में आ रहा है, उत्तर की तरफ आ रहा है ना, मतलब इधर है। तो यहाँ पे आप ऐसे कहोगे कि उत्तरी भारत का, मतलब उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है वो हरियाणा से लेकर के जैसे कि असम तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दर्शाया भी है इस वाले चिन्ह के माध्यम से, जहाँ पे ऐसे ऐसे करके मैं दर्शाया है। तो आप यहाँ ध्यान दो कि मैंने इस चिन्ह के माध्यम से यही दर्शाया है कि ये क्या है, ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, मतलब बड़ा मैदान है, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो आगे चलते हैं। अब जो तीसरा है वो है भारतीय मरुस्थल। यहाँ पे अब देखो, जानते हो कि मरुस्थल कहाँ मौजूद है, तो यहाँ पे जो भारत का राजस्थान क्षेत्र है, मतलब राजस्थान राज्य है, वहाँ आपको देखने को मिलता है भारतीय मरुस्थल। तो यहाँ पे जो मैंने इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाया है ये क्या है, ये भारतीय मरुस्थल है, ठीक है, ये क्या है, ये भारतीय मरुस्थल है जो राजस्थान का क्षेत्र है। तो इसमें भी बटा हुआ है भारत का जो धरातलीय विभिन्नताएं हैं, इसमें आपको ये भी देखने को मिलती है मरुस्थल, ठीक है। तो इसमें भी बटा हुआ है। आगे जो आपका नंबर, ये देखो मैंने यहाँ पे नंबर के माध्यम से भी दर्शाया है ताकि आप इसे पकड़ सको, ठीक है। और ये वाला जो नंबर 1 था ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो आप ऐसे डाउट मत होना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। नंबर यहाँ 2 पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। इसका मतलब मेरा ये था ताकि ये वाला क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, आप लोगों को मिसिंग ना हो, ठीक है। आगे चले। अब यहाँ कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप,
ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है भारतीय प्रायद्वीप। तो नंबर 4, यहाँ पे जो नंबर 4 है, नंबर 4 जो है ये क्या है, ये है भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप। तो आप लोग इसे समझो, ये यहाँ पे जो मैंने कोई भी चिन्ह नहीं दर्शाया, क्यों? क्योंकि मैंने इसे खुला छोड़ दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इतना सारा पूरा यहाँ पे कुछ भी आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, ये सब क्या है जानते हो? ये सब भारतीय प्रायद्वीप के क्षेत्र हैं। ठीक है, भारतीय मतलब कि हाँ, आप समझो कि ये इसे कहेंगे भारतीय प्रायद्वीप या फिर भारतीय प्रायद्वीप का जो पठार है। आपको जो भारत में पठार का क्षेत्र देखने को मिलता है ना, भारत का जो पठार का क्षेत्र देखने को मिलता है ना, वो ये सब है। मतलब यहाँ तक भारत का जो पठार, ये पूरा एरिया लेकर के, यहाँ से लेकर के पूरा ये सब क्या है, ये सब नंबर 4 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सब पूरा पठार है। मतलब ये सब पूरा पठार है। तो पठार जैसे कि यहाँ पे कौन सा राज्य आता है, तो यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश। तो आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारे जो स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन सब के अंतर्गत आपको पठार देखने को मिलता है। तो ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक क्या है, ये सब पठार है। क्या? पठार ही पठार है। अब आगे चलते हैं, हम आगे आपको बताते हैं कि उसके बाद क्या है। तो इसमें भी बांटा गया है इस भारत की जो धरातलीय विभिन्नताएं हैं। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय पठार हो गया। अब तटीय मैदान के बारे में जान लेते हैं। तो नंबर 5 जो है, ये देखो नंबर 5 के मतलब नंबर 5 से मैंने ये दर्शाया है कि ये सब क्या है, ये सब तटीय क्या है, ये सब तटीय मैदान है। ठीक है, यहाँ पे देखो गुजरात से लेकर के और यहाँ आपको जैसे कि महाराष्ट्र हो गया और केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु हो गया, यहाँ तक देखो, फिर उड़ीसा भी आ जाएगा। यहाँ से लेकर के, यानी गुजरात से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है, यहाँ उड़ीसा तक। तो उड़ीसा का क्षेत्र ले करके और यहाँ पे गुजरात का क्षेत्र ले करके ये सब पूरा क्या है, ये सब यानी कि यहाँ तक मैंने जो दर्शाया है, आप देखो यहाँ से ले करके ये सब क्या है, ये सब तटीय मैदान है। तो आप यहाँ पे ऐसे देखो, इसमें भी बांटा गया है जो भारत का धरातलीय क्षेत्र है। ठीक है, इसमें भी बटा हुआ है। तो आप देखिए कि कहाँ से कहाँ तक तटीय मैदान विस्तृत है। देखिए, देखो आप ये समझो कि तटीय मैदान किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो राज्य प्रायद्वीप के पास में स्थित है, मतलब आप जानते हो कि जो भारत है वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जल के पास में जो भी आपके राज्य स्थित हैं, उनके किनारे को ही क्या कहते हैं, तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पे तटीय क्षेत्र आपका गुजरात आ जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ उड़ीसा से लेकर के यहाँ तक लेकर गुजरात तक, ये सब पूरा आपके क्या है, ये सब तटीय मैदान है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। भारत का देखिए, भारत के द्वीप समूह एक और आपका है नंबर 6। यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर 6 क्या है। यहाँ पे जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है ना, ये क्या है जानते हो, ये है आपका भारत का द्वीप समूह। ठीक है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप भी कहा जाता है। तो आप लोग देखो, ये सब क्या हो गए, ये सब द्वीप समूह हो गए। और इधर भी है, इधर भी देखो यहाँ पे छोटा छोटा है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब द्वीप समूह हो गया। तो यहाँ पे इन सब क्षेत्रों के, यहाँ पे जो मैंने आपको ये मैप के माध्यम से आपको बताया है, जो समझाया है, इसका मेरा मेन मकसद ये था कि भारत में जो अलग अलग धरातलीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, उन्हें किन किन कैटेगरी के अनुसार बांटा गया है। तो कैसे बांटा गया, तो मैंने आपको वही समझाया कि इधर देखो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय हो गया, फिर उसके बाद में भारतीय मरुस्थल हो गया, फिर उसके बाद में उत्तरी भारत का विशाल मैदान आपको देखने को मिलता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे पठार यानी कि भारतीय पठार के बारे में देखने को मिलता है, ये पूरा क्षेत्र पठार का हो गया। और उसके बाद में यहाँ से तटीय मैदान आपको देखने को मिलता है, यहाँ मतलब गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स तो क्लियर हो गए दोस्तों। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इस पर होगा। तो यहाँ पे मैंने जो आपको यहाँ पे ये समझाया है ना, अब मेरा यही पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब मैं आपको ये वाला टॉपिक उठाऊंगी, यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय। अब ये वाला टॉपिक जब मैं उठाऊंगी तो इसके अंतर्गत पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल आएगी। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको मैप में समझा रही थी कि कौन सा क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।